विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त बिहार के सीमांचल में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी हैं। इसके साथ ही महागठबंधन के कई और नेता हैं। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर सीमांचल के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। इसके साथ ही सीमांचल को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। बता दें कि सीमांचल इलाका जो बिहार का है वो वहां पर मुस्लिमों की ठीक ठाक संख्या है, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन पिछले चुनाव में कुछ कमाल यहाँ नहीं दिखा पाई थी। कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल ये तीनों मिलकर भी सीमांचल में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। बीजेपी यहाँ इस 4 जिले जो सीमांचल के हैं उसकी सबसे बड़ी पार्टी अभी भी बनी हुई है। इसके साथ ही एक और नए प्लेयर की एंट्री हो चुकी है सीमांचल में, असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पिछली बार आरजेडी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। तो इस बार क्या मामला रहेगा? इस वोट अधिकार यात्रा से क्या राहुल गांधी और महागठबंधन को फायदा होगा? और इसके साथ ही ओवैसी वाला फैक्टर इस बार कितना कामयाब होगा, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तिवारी सर हैं। सर, देखिए, अब की बार हर बार जो है ना, काट की हांडी नहीं चढ़ती है। अब की बार थोड़ा परिदृश्य बदला हुआ है। ये कोशिश करेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी कि उस इलाके में यानी कि सीमांचल में जो 24 सीटें हैं वहाँ पे प्रभाव डालने के लिए और अपने प्रति सहानुभूति बटोरने के लिए कि देखिए, मैं तो महागठबंधन के दरवाजे पे गया था, महागठबंधन ने हमें ठुकरा दिया। तो ये बताइए आप लोग कि हम कैसे राजनीति करें। पिछली बार हम 5 सीटें जीते थे, 4 सीटें ने तो आरजेडी तोड़ ली थी। ये भी एक सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे वो। लेकिन पिछली बार और इस बार के समीकरण में वैभव साफ-साफ अंतर ये दिख रहा है कि महागठबंधन की और विपक्ष की पूरी कोशिश है कि वोटर अधिकार यात्रा के ज़रिए वोट चोरी के मामले को बढ़ा-चढ़ा करके और लोगों के दिमाग में किसी तरीके से उतारा जाए कि देखिए, ना संविधान बचेगा, ना आपके वोट का अधिकार बचेगा। किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। ऐसे में आपको हमारे साथ आना ही होगा। क्योंकि यदि इन 24 सीटों पे बात करें तो लगभग 7 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। और यदि यहाँ की आबादी के बारे में बात करें कि कहाँ किसका रेशियो है, तो आप मान के चलिए पूर्णिया में 39% के आसपास जो है वो मुस्लिम है, और अररिया में जो है 43% है, और किशनगंज में सबसे ज़्यादा 68% है। तो इस तरीके से वहाँ पर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है और जिताने हराने की स्थिति में है। तो ये बात तो सबको पता है कि यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है। कटिहार में जो है 45% है। तो जिधर जाएँ उधर जो है ये हरा जिता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेंच क्या फँस रहा है कि यदि एआईएम अकेले फिर से चुनाव मैदान में उतर रहा और महागठबंधन एक तरफ है, और इसी बीच में जन सुराज की जो एंट्री हुई है, वो सभी वर्गों को साध करके चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे यदि मुस्लिम वोट बँटता है तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? उसका फ़ायदा एनडीए को ही मिलेगा वैभव। बिल्कुल सर, पिछली बार भी हमने यही देखा था कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगभग 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 5 पर जीत हासिल की थी, लेकिन कई सारी सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस वालों का खेल भी बिगाड़ दिया था। तो सर, पीके का और ओवैसी का फैक्टर तो कामयाब, मुझे पिछली बार तो ओवैसी का फैक्टर कामयाब हुआ था, इस बार क्या पीके का फैक्टर कामयाब होगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीके कुछ परसेंट वोट ले पाएँगे, खेल किसी का बिगाड़ेंगे, कहीं पे किसी का बिगाड़ेंगे, कहीं पे किसी का बिगाड़ेंगे। कुछ सीटें भी ले आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये पीके जो है बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में साबित होने वाले हैं। अभी चूँकि चुनाव में 3 महीने हैं, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। सियासत और ख़ास तौर से चुनावी सियासत का जो रंग होता है ना, वो गिरगिटिया होता है, बहुत तेज़ी से बदलता है। अभी राहुल गांधी वहाँ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लिहाजा पूरा विपक्ष का माहौल बना हुआ है। अब थोड़ा-सा हम 2015 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पे नज़र डालें तो थोड़ी तस्वीर साफ़ होगी। 15 और 20 का देख लेते हैं। तो वहाँ तब जो रिजल्ट आया था तो आरजेडी को 9 सीटें मिली थी 2015 में, जेडीयू को 5, कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और बीजेपी सिर्फ 5 सीट जीत पाई थी। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने एंट्री मारी, पूरा प्रदेश जो है बदल गया और बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया था। तो उस समय वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो बीजेपी की सीटें थी वो बढ़ करके 8 हो गई थी, और जबकि आरजेडी और सीपीआई एमएल जो है वो सिमट करके एक-एक सीट पे आ गए थे, और कांग्रेस महज 5 ही सीट ले आ पाई थी। और एआईएमआईएम 5 सीटें ले आई, जिसमें से कि 4 विधायक बाद में उसके टूट के चले गए थे। वो तो बाद की बात है, वो तो खेल है।
तो क्या हुआ कि जब एआईएम ने मजबूती से चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीती, तो किसको कमजोर किया? आरजेडी और सीपीआई एमएल को जो है उसने वहां पे कमजोर कर दिया। तो चूंकि अब गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और फिर से एआईएम आईएम सेपरेट आता है, तो एक तो उसके चांसेस बनते हैं, और दूसरा ये कि जन सुराज ने भी यदि मुस्लिम वोट लिया तो अल्टीमेटली इन लोगों को नुकसान हो जाएगा, जिसमें कि ओवैसी भी शामिल है। फायदा किसको होता हुआ दिख रहा है? फायदा एनडीए और बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल जो इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किशनगंज के ही रहने वाले हैं, और इन लोगों की पूरी रणनीति इस बात पर रहती है कि कैसे मुस्लिम वोट बटे। यदि ये बटेंगे तो फिर जो है इनके लिए मुश्किल हो जाएगी और बीजेपी की लॉटरी निकलने लगती है। तो इस पे ये बीजेपी की जगह पे कोई भी रहेगा, एनडीए का घटक दल या एनडीए रहेगा, तो वो भी खुश होगा। ठीक है, आपस में आप लोगों का गठबंधन नहीं हो पाया, उसका लाभ सीधे सीधे मिलेगा। अब कैसे मिलता है इनको लाभ? कि मुस्लिम वोट बट जाए और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। यही अभी तक का वहां का समीकरण रहा है। बिल्कुल सर, और पिछली बार भी हमने देखा था लड़ाई लगभग पूरे बिहार में बराबर की थी, लेकिन यहीं जाके 20-25 सीटों पर खेल हो गया और आरजेडी के हाथ से सत्ता चली गई। तो किशनगंज, अररिया आपने बताया, पूर्णिया में सर पप्पू यादव भी प्रभावशाली हैं, उनको भी साथ रखना पड़ेगा। देखिए, अब की बार कांग्रेस के फेवर में थोड़ी सी बात ये जा रही है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पप्पू यादव साथ में नहीं थे। उनकी जन अधिकार पार्टी जो थी उसका विलय हुआ है 2024 के इलेक्शन से पहले। तो एक तो वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, आसपास की सीटों पर भी वो असर रखते हैं और वो बिहार में भी प्रभाव रखते हैं। यदि दो इनको नेता मिले हैं इस बार, पप्पू यादव और कन्हैया, तो कन्हैया का कितना प्रभाव है ये तो नहीं कह सकते दावे के साथ। उन उन मीडिया में वो है, लेकिन पप्पू यादव जो है वो जमीन पर है। तो एक तो उनके साथ ये प्लस हो गया, कांग्रेस का ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली, उसके बाद से ये तो मैसेज चला ही गया ना कि यदि नेशनल स्तर पे कोई बीजेपी और एनडीए को रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तो इस वजह से भी मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि 4 जिलों के जो 24 सीटें हैं, वो जब इनके बीच में सीटों का बंटवारा होता है तो किसके हिस्से में कौन कौन सी सीट आती है, यही ठीक एनडीए में भी होगा। तो एनडीए में यदि जेडीयू के पास कुछ ज़्यादा सीटें जाती है सीमांचल की, तो जेडीयू के पास मुस्लिम वोट भी है, और यदि बीजेपी के पास ज़्यादा जाती है तो साफ सी बात है कि बीजेपी का जो पूरा जोर रहता है वो वहाँ पे ध्रुवीकरण का रहता है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, यही बीजेपी का मोटा मोटा फार्मूला होता है। बिल्कुल सर, और जैसे सर पिछली बार भी था और इस बार भी अनुमान जताया जा रहा है कि सीमांचल वाला इलाका ही तय करेगा कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। देखिए, सीमांचल वाला इलाका इसलिए कि वो मुस्लिम वोट की वजह से वो हमेशा अटेंशन में रहता है। किशनगंज और ये जो अररिया, पूर्णिया, कटिहार वगैरह है, ये हमेशा जो है वो ध्यान रहता है वहाँ पे कि मुस्लिम वोट है। अब सोचिए कि 7 लाख वोट कटे हैं और 1.5 लाख 2 लाख हर जिले से वोट गए हैं। अब उनको जुड़वाने की कोशिश होगी। अभी जब कटिहार से राहुल गांधी निकल रहे थे तो पप्पू यादव ने रोक करके उन महिलाओं से उनको मिलवाया है कि किस तरीके से उनके वोट कटे हैं, और वोट चोरी को लेकर के जगह जगह राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव नारे भी लगवा रहे हैं। तो नारे लगवाने का मतलब क्या होता है? पब्लिक से बुलवाने का मतलब क्या होता है? उनको कन्विंस करना होता है और माहौल बनाना होता है, एनर्जी बना देना होता है उनको कि अब की बार यदि आपने हमें वोट नहीं दिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार भी छीना जा रहा है। 2019 के लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा बना था वो बना था संविधान। आपको याद होगा कि यदि ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो इस संविधान को बदल डालेंगे, और एक वो जो नौजवानों को, युवाओं को जो है, यूथ को जो पैसा दिया जाना था उसको इन लोगों ने घर घर पहुंचा दिया था, तो उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ था। इस बार ये कह रहे हैं कि संविधान पे तो खतरा है ही है, आपके वोट पर भी खतरा है। यदि आप लोग नहीं संभले तो फिर पता चला कि अगली बार आपको वोट डालने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह का माहौल और इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है, और इधर से काट में एनडीए अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रही है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा मुस्लिम्स पे, क्या उनका वोट बटता है? तो अभी तक के समीकरण में तो उनका वोट बटता हुआ सा दिख रहा है। तो वो मुस्लिमों का वोट बटेगा तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। लेकिन जन सुराज पार्टी यदि वो मजबूती से पूरे बिहार में 243 सीटों पे चुनाव लड़ती है तो तय मानिएगा कि एनडीए को भी नुकसान होगा। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि जनसुराज एआईएमआईएम तो जैसी है ही नहीं कि पूरा मुस्लिम वोट ही उसका आधार है। जनसुराज के बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी जनसुराज को पसंद करते हुए दिख रहे हैं, और जो समर समाज है बिहार का, उसमें भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है प्रशांत किशोर की लोकप्रियता। हाँ,
प्रशांत किशोर दरअसल किए क्या है कि जो पूरा बिहार घूमे हैं, तो एक होशियारी उन्होंने ये किया है कि बिहार को संदेश देने की कोशिश की है कि अब हम जो है जाति और धर्म की राजनीति करने नहीं आए हैं। और पहले से उन्होंने ये भी नारा उछाल दिया है कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं है, आप ही लोगों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो उनका प्लस किया जा रहा है कि उन्होंने जाति और धर्म को तोड़ने की कोशिश की है, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका नारा है चिराग पासवान का, लगभग उसी तर्ज पे उन्होंने भी नारा दिया, भैया पलायन को रोकना है, रोजगार को ले आना। हमारा बिहारी भाई जो है महाराष्ट्र और मुंबई में पिटता नहीं रहेगा, अभी तक यहाँ रोजगार के साधन क्यों नहीं बने। तो ये सबको सूट करती है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सवर्ण हो। तो लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि आपको दिल्ली की राजनीति याद है ना, जब अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में उतरे थे तो फिर क्या हुआ था। 2013 से इन्होंने 11-13 से शुरुआत की थी, तो क्या हुआ था, एक नया इकोसिस्टम बना। और वो वैगनार आपको याद है, वो हवाई चप्पल याद है कि इन नई राजनीति लेकर के आए हैं। तो इन्होंने, जनसुराज ने उस तरह का ढोंग तो नहीं किया है, वो ढोंग ही साबित हुआ आम आदमी पार्टी का आगे चल करके। जनसुराज ने कन्विंस करने की कोशिश की और पैदल चल करके कन्विंस करने की कोशिश की कि देखिए भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा भी है, सारे संसाधन भी है, फिर भी हम बिहार को बदलना चाहते हैं, इसलिए आपके बीच में हम आ रहे हैं। तो उन्होंने अच्छे लोगों को जोड़ने की तो कोशिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात अलग है कि राजनीति में सारे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोगों को भी साधना पड़ता है जो अच्छे तो नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है। तो अब उसका चूंकि जनसुराज का पहला चुनाव होगा, इसलिए देखना यह है कि कितना परसेंट, जैसे घूमना एक बात, माहौल बनाना दूसरी बात, और जमीन पर वोट लेना लोगों का कितना परसेंट ले आ पाते हैं। यदि बढ़िया वोट परसेंटेज वो ले गए तो किंग मेकर की भूमिका में तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल सर, और अभी भी चुनाव में वक्त है, काफ़ी वक्त है, अभी बहुत कुछ घटित होना बाकी है। अभी अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है तो इसके जवाब में ओवैसी भी यात्रा कर सकती है, उनकी अपनी प्लानिंग चल रही होगी कि उनको कैसे मुस्लिम वोटों को अपनी ओर आकर्षित करना है, और भी एनडीए के लोगों की भी अपनी रणनीति होगी। तो बिहार चुनाव और देश की राजनीति से जुड़े तमाम खबरों के लिए जानने के लिए आप बने रहिए विद्या न्यूज़ लाइन पर। थैंक यू।